नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सरकारी भर्ती पे। और हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में 233 बैंक की पोस्ट आई हैं। इसमें डिफरेंट बैंक्स हैं, अलग अलग बैंक हैं और अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट को लेकर के उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, और वो सारी बातें जो हम हर वीडियो में करते हैं किसी वैकेंसी के संबंधित। अब देखो, उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें इन्होंने ग्रुप 3 में क्लर्क कम कैशियर, ग्रुप 2 में जूनियर ब्रांच मैनेजर, ग्रुप 1 में सीनियर ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर इन उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तराखंड डीएसबी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारी वैकेंसीज जो है, ये सारी पोस्ट जो है वो निकाली है इन्होंने, और इसकी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। अब एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो वो नीचे उन्होंने दी हुई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ बैंक्स कौन कौन सी हैं। तो ये कुछ पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं जिनमें वैकेंसीज हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुड़की, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी। ऐसे ही 4 और 4 दूनी 8 और 3 11, टोटल 11 बैंक हैं। इन 11 बैंक्स में क्या है, वैकेंसीज आई हैं, है ना। और इनमें टोटल 233 वैकेंसीज हैं अलग अलग पोस्ट की। वो क्या है अभी हम उन सबको जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसीज। सबसे पहले क्लर्क कम कैशियर, यानी ग्रुप 3 का जो एम्प्लॉय है क्लर्क कम कैशियर, जिसकी सैलरी जो 28,500 से और ये कितना 77,000 तक जाती है। ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अब इसमें ये क्या है, सिटी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, सिटी वाइज, और यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज, और ये कितनी वैकेंसीज हैं और मेंस टोटल वैकेंसीज कितनी है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, पीएच के लिए कितनी है। तो ये सारी वैकेंसीज जो इस तरीके से दी हुई हैं। ये देहरादून, हरिद्वार, टेहरी, उत्तरकाशी, कोट चमोली, अल्मोड़ा, तो इस प्रकार से ये सारी वैकेंसीज दी हैं, है ना। टोटल 162 वैकेंसीज जो है वो क्लर्क कम कैशियर की हैं। फिर जूनियर ब्रांच मैनेजर की वैकेंसीज दी हुई हैं। सेम वही तरीका है, सिटी वाइज उन्होंने सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें कि वैकेंसीज तो हम देख ही लेंगे। फिर सीनियर ब्रांच मैनेजर, उसके बाद फिर ये मैनेजर, और फिर ये असिस्टेंट मैनेजर। अब ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर लिखी हुई हैं कि किस कैटेगरी का नाम है, क्या है, और उनके एब्रिविएशन यानी कि उनकी फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। इनको ये काम की उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैकेंसीज तो आप सब देख ही लेंगे, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ज़रूरी क्या है हमारा ये जानना कि हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं हम उसकी वैकेंसी को देख लेंगे, जब फॉर्म को फिल करेंगे तो उसको पुट ऑन कर देंगे, ठीक है। तो अब और उन्होंने ये भी कहा है कि कैंडिडेट्स आर रेगुलरली कीप इन टच रहें वेबसाइट को www.cooperative.uk.gov.in। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे, ताकि कुछ आपको कोई नई अपडेट आती है तो वो आपको मिलती रहे, है ना। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने दिया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी इंसान है उसके पास में डोमिसाइल होना चाहिए, कहाँ का, उत्तराखंड का। The candidate must have a valid registration in any of the employee exchange in the state of Uttarakhand on the date of publication of advertisement। यानी कि जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो रहा है उस डेट तक उनके पास में क्या होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए। फिर द कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, और अगर वो किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो वहां से उन्हें एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी वो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तभी एलिजिबल हैं। अब बेसिक एलिजिबिलिटीज क्या है, जो नॉर्मल होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर नेपाल, भूटान या तिब्बत रिफ्यूजीज हैं, तो ये बेसिक एलिजिबिलिटीज हैं जो हम सब फुलफिल करते ही हैं लगभग, है ना। जो नहीं करते हैं वो नहीं है। एज की हम बात करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 21 साल से लेकर 42 साल, यानी कि मिनिमम 21 और 42 मैक्सिमम दिया हुआ है इन्होंने। यूजुअली क्या होता है, एक डेट देते हैं कि इस डेट को आप जो 21 के या 42 के ना हुए हों। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दिया है कि 1/7/1982 से 1/7/2003 के बीच में पैदा हुए हों। इन डेट्स में भी पैदा हुए तब भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर आप की कैटेगरी स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब से या फिर आप अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 2016 जो एक्ट आया था, अगर आपके पास में कोई डिसेबिलिटीज है या फिर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तब आपको क्या मिलता है, 10 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि जो 42 है ये 52 हो जाएगी आपके लिए।
ठीक है। एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन या कमीशन ऑफिसर्स हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एक और कंडीशन इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, वो ये है कि जो भी एक्स सर्विसमैन है अगर उन्होंने उसका लाभ एक बार ले लिया है ना, तो दोबारा उसका वो लाभ नहीं ले सकते हैं। यानी कि आप एक्स सर्विसमैन थे, आपने 5 साल तक काम किया था, आप एलिजिबल थे सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से आपने कहीं गवर्नमेंट में कोई जॉब ले ली, फिर आप दोबारा से आप उस सर्टिफिकेट का यूज एक्स सर्विसमैन का नहीं कर सकते। तो आपको ये घोषित करना होगा इस फॉर्म को फिल करने से पहले कि मैंने एक्स सर्विसमैन की उसका लाभ नहीं लिया है, या फिर आपको वो उस चीज को छोड़ना होगा। ठीक है। अब डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, उनको भी 5 साल का मिल रहा है। अब देखो, द एज रिलैक्सेशन एज मेंशन्ड अबव शैल बी परमिसिबल टू द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड ओनली। यानी कि एज, अब ऐसा नहीं कि इस फॉर्म को केवल उत्तराखंड के लोग ही भरेंगे, बाकी के लोग भी फिल करेंगे ही ना। एज रिलैक्सेशन जो है वो केवल उत्तराखंड के लोगों को मिलने वाला है। और आप कैंडिडेट सीकिंग रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड सबमिट नेसेसरी, हाँ, जो भी लोग हैं जो रिलैक्सेशन चाहते हैं, जिस किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत वो चाहते हैं कि उन्हें कोई रिलैक्सेशन मिले एज को लेकर के, तो उन्हें वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा उस कैटेगरी का। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यही जो बात मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और कुछ खास इंपोर्टेंट यहाँ पर है नहीं। अब देखो, यहाँ पर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई है कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। सबसे पहले क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर और सीनियर ब्रांच मैनेजर, इन तीनों पोस्ट के लिए एक ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। वो क्या है उस पर हम बात करें, अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हैविंग 6 मंथ ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, कहने का मतलब मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि आपने कहीं से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की हो, सेंटर से, स्टेट से, बस वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। फिर आपके पास में 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन वो सर्टिफिकेट ऐसा जरूरी कब नहीं है, अगर आपने क्या कर रखा हो, आपके हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट और हायर एजुकेशन में आपने कोई डिग्री में कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो आपकी डिग्री में, तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जैसे आदमी बीएससी कंप्यूटर साइंस करता है, बीसीए करता है, या फिर आपने कभी कंप्यूटर का कोई एक सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में रहा हो, तो आपको क्या है, आवश्यकता नहीं है इसकी। ठीक है। अब मैं बात करता हूं फिर असिस्टेंट मैनेजर, एक डिफरेंट कैटेगरी। इसमें क्या चाहिए, अ ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ एटलीस्ट 55%। देखो, इसमें क्या लिखा था कि केवल आपने ग्रेजुएशन पास किया हो, है ना। इसमें क्या है, आपकी कम से कम 55% आई हो और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपके पास में रहा हो ग्रेजुएशन में। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरी बात उन्होंने लिखी, दूसरी बात क्या लिखी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो किसी भी डिसिप्लिन में, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, स्टेट या फिर सेंटर की से। ये अगर आपके पास में ये इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में या मैथ्स में डिग्री नहीं है, या फिर आपकी 55% नहीं है, तो आपने क्या कर रखा हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो अब तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन ये है या फिर ये, इन दोनों से कोई एक चीज होनी चाहिए। और साथ में क्या है, 6 मंथ का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वही 6 मंथ का डिप्लोमा चाहिए। लेकिन किन लोगों के लिए नहीं चाहिए, जिन्होंने बीसीए, बीएससी या पीजीडीसीए या डीओई, एसीसीओ सर्टिफिकेट ए या बी कोई सर्टिफिकेट उन्होंने कर रखा है। अगर आपने सर्टिफिकेट कोई कर रखा है ऑलरेडी 6 महीने का, 1 साल का सर्टिफिकेट कर रखा है, तो फिर आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपकी डिग्री में भी था अगर, तब भी आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है। मैनेजर के लिए क्या चाहिए, अ ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहा हो, या तो इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स, है ना, और कम से कम कितनी, मिनिमम फर्स्ट डिवीजन एटलीस्ट 60% रहा हो आपका। 60% से कम होगा तो भी आप एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा और अगर ये नहीं है तो फिर ये होना चाहिए क्या, विथ मिनिमम 55% इन पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, सीए, एमसीए, बीटेक, एलएलबी डिग्री इन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। देखो, अगर आपके पास में यूजी में 60% अगर आपका नहीं है, और या फिर ये सब्जेक्ट्स आपके पास में नहीं थे, तो आपने पीजी कर रखा हो, या तो आपने एमबीए कर रखा हो, या फिर आपने सीए कर रखा हो, या फिर आपने एमसीए कर रखा हो, या फिर आपने बीटेक कर रखा हो, इसमें आपका क्या हो, 55% हो, है ना, 60 इन ये तो ये कोर्स कर रखे हो, तो भी क्या है, आप एलिजिबल हैं। इसके साथ में एंड वही कंप्यूटर डिप्लोमा की बात यहाँ पर इन्होंने की हुई है। कंप्यूटर डिप्लोमा वही लोग एलिजिबल हैं जो उन लोगों को जरूरत है करने की, जिनके पास नहीं है। अगर उनके पास बीसीए या ऐसा कभी कोई डिग्री में उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है तो उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब द कैंडिडेट मस्ट पजेस वैलिड मार्कशीट,
उसके पास में जो भी डिग्री सर्टिफिकेट आप देने वाले हैं उनकी वैलिड मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी मार्कशीट आने वाली है या नहीं है, अगर आपका रिजल्ट भी वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है तो फिर आपको एक उसकी जो फोटोकॉपी निकलती है उसको निकलवा कर एक ऑथराइज्ड पर्सन से वहां पर साइन करवाने होंगे, तब उसको अपलोड करना होगा, है ना। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखा है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यही सारी बातों को यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है कि सीजीपीए या परसेंटेज की मैटर में उन्होंने क्या लिखा है कि फॉर एग्जांपल जब आपका सीजीपीए से परसेंटेज आप कैलकुलेट करते हैं या फिर नॉर्मली आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आपकी 54.99% भी आ रही है तो उसको 55 से कम ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे 55 मान लिया जाएगा। या फिर अगर आपकी 59.99 भी आ रही है कैलकुलेट करने पे, तब भी उसे 60% से कम माना जाएगा, तो यानी कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको 60 या 60 से अधिक या फिर जहां पर 55 मांगा गया है वहां 55 या 55 से अधिक परसेंट ही होगा, तभी आप एलिजिबल हैं। अब रिजर्वेशन की बात यह है, ये तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी, हम मेजर बात करें अगर तो 20 मिनट्स, अदरवाइज अच्छा डिसेबिलिटीज के 20 मिनट्स। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एग्जाम जो है वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। ये ऐसे धुंधला ही डाउनलोड हुआ है वहां से, है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सब्जेक्ट पोस्ट के हिसाब से क्या क्या सिलेबस, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्लर्क कम कैशियर के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो नॉर्मल मैथ्स हम पढ़ते हैं, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के साथ साथ इसमें क्या है, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी है, यानी कि कुछ फाइनेंस के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। लेकिन इनके जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग हैं। मीडियम तो हिंदी इंग्लिश है, लैंग्वेज का मीडियम तो कभी वही रहता है, बट क्वेश्चंस देखो आप, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40, जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी के 20, इंग्लिश के 20 और कंप्यूटर के 20, टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर होंगे और 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। ये किसकी बात है, क्लर्क कम कैशियर की बात है। अब अगर मैं बात करता हूं जूनियर ब्रांच मैनेजर की, जूनियर ब्रांच मैनेजर में वही सेम रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, सेम वही बात है। क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो क्वेश्चंस भी लगभग वही सब सेम ही है ना, 40-40, 60, 20, 20, 20, यानी कि ये दोनों 40 और 40 के हैं, ये 60 का, ये 20 और 20 का, और ये भी 20 का। 200 क्वेश्चन, 200 नंबर और 120 मिनट। सीनियर ब्रांच मैनेजर की बात करूं तो देखो इसमें रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है। अभी क्या था यहाँ पर, देखो आप अगर तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, है ना, यहाँ पर जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, यानी कि, और यहाँ पर क्या था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, यानी कि थोड़ा सा ठीक लेवल का मैथ्स मान लो आप, वहाँ पर नॉर्मल जोड़ घटाना टाइप का मान लो, नॉर्मल तो नहीं, थोड़ा बहुत तो आता ही है। हाँ, यहाँ पर डीआई यानी कि आपको कुछ डेटा दिया जाएगा, उसे इंटरप्रिटेट भी आपको करना होगा, यानी कि डेटा दे दिया जाएगा आपको, उसका एवरेज निकालना होगा, उसको कुछ और कैलकुलेट रेशियो निकालना होगा, जो भी पूछा जाएगा वो कैलकुलेट करना होगा। और फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर वो क्या पूछ रहे हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस। यहाँ पर मतलब फाइनेंस के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है बैंकिंग की एंड ऑल, है ना, वो सारी। फिर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज नहीं चाहिए, देखो यहाँ पर हिंदी चाहिए था, सीनियर ब्रांच मैनेजर में क्या है, इंग्लिश केवल चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज। क्वेश्चंस का देखो बदल गया है, 50-50 और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चंस आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 और कंप्यूटर के 20, यानी कि ये तो सेम ही है, ये बदल गए हैं, ये 50 और 50, यानी कि क्वेश्चन अभी भी कितने हैं, 200 हैं। हिंदी हटने के बाद भी क्वेश्चन कितने हैं, 200 हैं, 200 मिनट हैं, 200 नंबर है और 120 मिनट है, सॉरी 2 घंटे का समय मिलने वाला है। फिर मैनेजर के लिए बात करूं अगर तो वही रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन लाइक है सीनियर मैनेजर, इंग्लिश, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज भी है। देखो इनके पास में क्या था, हिंदी लैंग्वेज, सीनियर ब्रांच मैनेजर को हिंदी नहीं चाहिए, लेकिन मैनेजर के लिए क्या चाहिए, हिंदी भी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज भी चाहिए। वही 40-40 क्वेश्चन, 60, 20, 20 और 20, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 120 मिनट, है ना। अंतर कहाँ है, यहाँ पर ये देखो 50-50 के थे, ये दोनों 40-40 के ही है मैनेजर में, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की मैं बात करता हूं अगर तो वही रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस। देखो जनरल अवेयरनेस खत्म हो चुका है, यहाँ पर लास्ट की सीनियर पोस्ट है उसमें जनरल अवेयरनेस नहीं पूछ रहे हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछ रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और क्वेश्चन 40-40, 60, 20, 20, 20, इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन से टोटल नंबर इतने होंगे और 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। अब कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बाई सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, adequate number of candidates in each category depending upon requirement will be shortlisted for financial subsequent। अब देखो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि आपको जो है ना वो
मिनिमम कट ऑफ मार्क को सिक्योर करना होगा। सिंपल सी बात है, जब तक आप कट ऑफ मार्क को सिक्योर नहीं करेंगे, जो कट ऑफ जा रहा है, तब तक आप कैसे एलिजिबल होंगे फाइनल मेरिट में आने के लिए, है ना। बहुत बेसिक सी बात है। यानी इस अगर इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है तो जो वेबसाइट है इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां पर वो क्या होगा आपको बताया जाएगा। अब ये तो एग्जाम से संबंधित है, जब आप एडमिट कार्ड आएगा तब आपको बताएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं, ये उत्तराखंड में सेंटर है, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की में ले सकते हैं आप। उत्तराखंड के बाहर न्यू दिल्ली, लखनऊ या मेरठ में आप ले सकते हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी इंटरटेन्ड, यानी कि आपने जो सेंटर चूज कर लिया वही रहेगा, चेंज करने की परमिशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बाकी तो ये नॉर्मल सी बात है, कुछ काम का इसमें है। सर्विस बोर्ड एंटर्ड, कॉल लेटर्स आएंगे आपके, जो आएंगे तो उसमें बताएंगे आपको हम। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली, रॉन्ग आंसर्स, स्कोर ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इक्विवेलेंट टू टेक केयर, माइनर डिफरेंस डिफिकल्टी लेवल। अब इसमें वो बताया गया उन्होंने कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो कैसे होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, एक तो आपका जो पेपर है ना, उसमें जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि अब पेपर ऑनलाइन होगा तो पेपर कई सारी जगह पे भी हो रहा है, तो कई सारे बच्चे यानी कई सारे बैचेस में होगा, तो आपने जिस दिन पेपर दिया उस हिसाब से और उस पेपर की क्या रैंकिंग थी, जैसे होता नहीं है कि आपका पेपर टफ था, इजी था या मॉडरेट था, उस हिसाब से आपके कट ऑफ बनाए जाएंगे, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। प्रोविजनल अलॉटमेंट कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट, आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा जो भी कोऑपरेटिव बैंक में जहां पर वैकेंसीज खाली हैं, मेरिट के आधार पर, आपकी मेरिट के हिसाब से प्रेफरेंस मिलेगा और आपको वहां पर अलॉटमेंट दिया जाएगा। जो मेजर बात है वो कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन नोट, अच्छा एग्जामिनेशन जब देने जाएंगे तब की बात है। बायोमेट्रिक कैप्चर होगा आपका। हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्या है कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस और डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। देखो पेमेंट का जो फीस है वो क्या है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये, बाकी SC ST के लिए 750 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, और मैं बात करूं कैंडिडेट कैन अप्लाई फ्रॉम ये 1/4/2024 से 30/4/2024 तक, एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि केवल आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई ऑफलाइन का तरीका नहीं है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, क्या फॉर्म को फिल करने से पहले उन्होंने साफ साफ पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। स्कैन्ड फोटोग्राफ चाहिए आपको अपना 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का, सिग्नेचर विथ ब्लैक पेन इंक, यानी कि जो आप सिग्नेचर करेंगे वो ब्लैक पेन से किए हुए हों और कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। साफ साफ उन्होंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आगे इन्होंने लिखा हुआ है वो क्या है, यानी कि ये जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा, ये सेम आपको लिखना है ब्लैक पेन से, कुछ और नहीं लिखना है, और इसे हिंदी में नहीं लिखना है, जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ इसी लैंग्वेज में लिखना है, इसकी फोटो क्लिक करना है, इसको भी अपलोड आपको करना होगा। और कुछ खास इंफॉर्मेशन, आपकी ईमेल आईडी, पर्सनल और मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, ताकि कोई आपसे जब कोई कम्युनिकेशन आराम से किया जा सके। तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आपका ईमेल आईडी नहीं रहेगा, आपने कंप्यूटर वाले भैया का ईमेल आईडी दे दिया, तो कुछ कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा आपसे, वरना संभव नहीं रहेगा, है ना। ऑनलाइन पेमेंट रिक्वेस्ट, और इसमें कुछ एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, आपको www.cooperative.uk.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, फिर जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उससे आपको फॉर्म को फिल करना है। आप अपनी बेसिक डिटेल को जैसे ही फिल करेंगे तो वहां पर आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक आपका पासवर्ड मिल जाएगा। आपकी मेल पर भी टेम्परेरी नंबर पहुंच जाएगा, वो परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्परेरी होगा, वो स्क्रीन पर दिख जाता है आजकल, थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है इसमें, है ना। मेल पर भी वही जाएगा, आप उससे लॉगिन करके फिर अपनी डिटेल को फाइनली सेव कर देंगे। आप चाहें तो एक बार में फॉर्म भरें, चाहें तो 2-3 बार में भी भर सकते हैं, है ना। फिर पूरे फॉर्म को भरने के बाद में जब आपको फॉर्म मिल जाएगा तो उस फॉर्म को जो डॉक्यूमेंट जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए उन सबको संभाल कर रखें। उन सबको संभाल कर नहीं रखेंगे तो आपको क्या आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पेशली फोटो की दिक्कत अक्सर आती है। कंप्लीट कर देंगे, सबमिट कर देंगे, आपका जमा हो जाएगा। पेमेंट का प्रोसीजर कैसे है, IMPS, कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, मैंने बताया ना क्यों। हाँ, ये थोड़ा सा जरूरी है, देख लो आप एक बार। पिक्चर इज टेकन ऑन अ सनी डे, हैव सन बिहाइंड यू और प्लेस योर सेल्फ इन द शेड, है ना। मतलब आपकी फोटो जो है ना वो साफ स्वच्छ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सन की रोशनी ले लो या कुछ ऐसा कर दो, ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए, आप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हो, नहीं तो क्या होगा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके साइन स्मॉल लेटर में नहीं हुए, कैपिटल लेटर में हुए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो डिक्लेरेशन लिखने को दिया है अगर आपने वो किसी और लैंग्वेज में लिखा तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन बातों को बहुत ध्यान रखना है आपका। और ये साइज लिखा हुआ है फोटो का, है ना,
जो फोटोज रहेंगी वो जेपीईजी फॉर्मेट में रहेंगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जेपीईजी या फिर जेपीईजी, कोई फॉर्मेट में फोटोज यूजुअली रहती है, पीएनजी में भी रहती है, बट आप उन्हें जेपीईजी या जेपीजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा ताकि आपकी है वो सबमिट हो जाए। यूजिंग एम एस ऑफिस यूजली डॉक्यूमेंट, हाँ एम एस पेंट और ऑफिस पिक्चर से आप क्या कर सकते हैं, उन्हें जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने तुम्हें बताया भी हुआ है यहाँ पे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन जाकर आई लव पीडीएफ या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल है फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। देखो साफ साफ एक चीज़ और लिखी है यहाँ पे, क्या लिखा है, वाइल फिलिंग द ऑनलाइन, हाँ लेफ्ट थंब का आपका इंप्रेशन होना चाहिए, फोटोग्राफ अपलोडेड होनी चाहिए, ब्राउज सेलेक्ट एंड, कुछ कुछ गलतियां हैं जो अगर आपने कर दी ना, जो उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, साफ साफ मेंशन किया है, अगर वैसा नहीं किया तो आपका फॉर्म क्या कर देंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ही होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्लियर साफ स्वच्छ लिखा हो आपका, नहीं तो वो क्या कर देंगे, उसे कैंसिल कर देंगे। फिर तो वो कॉल लेटर्स की और जनरल इंस्ट्रक्शन की बातें जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो आपको बताई जाएंगी। तो ये सारी जानकारी थी, कैसे फॉर्म फिल करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, किस किस टाइप की बैंक में क्या क्या पोजीशंस हैं, और क्या क्या सिलेबस, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं। तो आप बाकी इन अपडेट्स के संबंध में कोई आपको डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी आगे आप हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल सरकारी भर्ती को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।